हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, असेसमेंट प्रोसीजर। अदर प्रोविजंस रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न जो भरने हैं उससे रिलेटेड कुछ और रूल्स हैं जो हमें दे रखे हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न क्या होती है, यानी कि बिलेटेड यानी कि टाइम पर नहीं भरा हमने, टाइम निकलने के बाद भरा। ठीक है, जब कोई जो असेसी है अपनी रिटर्न टाइम पर नहीं भरता, किस टाइम तक, जब हम मतलब जो हमारा असेसमेंट ईयर होता है, असेसमेंट ईयर कब तक होता है, 1 अप्रैल से। फाइनेंशियल ईयर कब से होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो उससे 3 महीने पहले यानी कि 31 दिसंबर तक, या फिर जब जो टैक्स अथॉरिटी हमारा टैक्स कैलकुलेट करती है, असेस करती है, उससे उन दोनों में से जो भी पहले हो तब तक अपनी रिटर्न भरता है, तो वो रिटर्न क्या होगी, बिलेटेड रिटर्न होगी। देखिए पढ़िए इसे। यदि किसी व्यक्ति ने गत वर्ष में आयकर विवरणी उसे स्वीकृत समय के अंदर दाखिल नहीं करी, तो वह संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व 3 महीने पहले, कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 3 महीने पहले यानी 31 दिसंबर से पहले तक किसी भी समय, और कर निर्धारण पूर्व होने से जो भी पहले हो, अपनी गत वर्ष की आय विवरणी दाखिल कर सकता है। अब उसके बाद है रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। अब इसमें क्या है, रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम में हमने रिटर्न तो भरी पर उसमें कुछ गलती हो गई या कुछ छूट गया, ठीक है, और वो गलती से हुआ है, तो फिर उसको क्या करना होगा, वो भी दोबारा रिटर्न भर सकता है। कब, वही टाइम असेसमेंट जो हमारा असेसमेंट ईयर होता है उसके 31 दिसंबर, और या फिर जो टैक्स अथॉरिटी है उसके टैक्स कैलकुलेट करने से पहले, दोनों में जो भी पहले हो वो तब तक भर सकता है। लेकिन इसकी शर्तें क्या हैं कि प्रथम विवरणी जिसकी वो रिवाइज रिटर्न भर रहा है, रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम कर रहा है, उसने, उस असेसी ने पहले बिलेटेड रिटर्न भर रखी हो पहले, ठीक है, और जो गलती है, जो भूल है, जानबूझकर नहीं की गई थी, ठीक है, तो वो भर सकता है, अपनी रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम कर सकता है। पर वो कब करेगा, 31 दिसंबर तक किसी भी टाइम कर सकता है, और या फिर जब टैक्स ऑफिसर उसका टैक्स असेस कर रहा है, उन दोनों में से जो भी टाइम पहले होगा तब तक उसे कर देनी है, ठीक है। उसके बाद है डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम। उसके बाद है डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम। डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम का क्या है, मतलब कि हमने रिटर्न तो भरी थी पर उसमें कुछ गलती रह गई, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, जो टैक्स अथॉरिटी हमारी, वो नोटिस भेजेगा असेसी को, और नोटिस भेजने के 15 दिन के अंदर उसको रिटर्न में जो भी गलती है वो उसका सुधार करना होगा असेसी को, ठीक है। और अगर वो इस 15 डेज़ के टाइम को बढ़ा भी सकता है असेसिंग ऑफिसर। अगर वो जो गलती का सुधार करना था, अगर वो सुधार नहीं किया जाता, तो फिर क्या होगा, ऐसा माना जाएगा कि जो असेसी था उसने रिटर्न भरी ही नहीं थी, ठीक है। और यदि वो 15 डेज़ के अंदर जितना भी उसके टाइम पीरियड दिया गया था उसके अंदर उस गलती को सुधार कर लिया जाता है, तो उसको, जो उसने रिटर्न भरी थी, उसको क्या मान लिया जाता है, वैलिड मान लिया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, निम्न दशाओं में आयकर विवरणी दोषपूर्ण मानी जाती है, कि कब कब वो डिफेक्टिव मानी जाएगी, डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम मानी जाएगी, जब जो रिटर्न थी उसमें कुछ कॉलम्स हमने नहीं भरे, कुछ स्टेटमेंट्स नहीं भरे, या फिर जो रिटर्न भरी थी उसमें दे कर की गणना का स्टेटमेंट नहीं दिया हमने, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी 44 के अंडर, या टीडीएस की रिपोर्ट नहीं दी, और या अगर एडवांस टैक्स हमने जो भरा था उसकी हमने कोई रिपोर्ट नहीं दी है स्वयं कर, और सेल्फ असेसमेंट का के लिए भी कोई प्रमाण नहीं दिया है, ठीक है। कर का प्रमाण संलग्न जो भी, मतलब रिटर्न के साथ हमने टीडीएस या एडवांस टैक्स जो भी दिया था उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, ठीक है। यदि टीडीएस पर काटने का, एकत्रित करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ये वही बात कह रखी हैं। यदि करदाता अपने हिसाब किताब रखता है, यानी कि अपनी बुक्स वो प्रॉपरली बनाता है, तो उसने अपनी जो रिटर्न है उसके साथ ये कॉपीज़ नहीं लगाई हैं। कैसे, क्या मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या बैलेंस शीट। यदि उसका एकाकी व्यापार है, सोल
प्रोप्राइटरशिप है या फिर कोई उसका प्रोफेशन है, तो मालिक का व्यक्तिगत खाता, फर्म की दशा में अगर फर्म है तो साझेदार के व्यक्तिगत खाते। यदि करदाता अपने खातों को ऑडिट कराता है तो रिटर्न के साथ साथ ऑडिट की रिपोर्ट भी भेजनी होती है, ठीक है। लाभ हानि खाते भेजने होते हैं। यदि करदाता हिसाब किताब नियमित रूप से नहीं रखना होता तो आयकर विवरणी के साथ यानी कि रिटर्न के साथ हमें स्टेटमेंट, अगर वो अपनी बुक्स हिसाब किताब नहीं रख रहा है तो उसने कुछ जो स्टेटमेंट मांगे थे उन्होंने नहीं लगाए रिटर्न के साथ। क्या टोटल सेल या ग्रॉस रिसिप्ट उससे कितनी हुई, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ और नेट प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस एंड प्रोफेशन में, ठीक है। कितने डेटर्स थे, कितने क्रेडिटर्स थे, कितना स्टॉक था, ठीक है। वर्ष के अंत में कितना हमारे पास कैश था, ठीक है। तो एक समरी सी लगा लीजिए कि हर वो चीज़ जो रिटर्न के साथ अटैच करनी थी वो हमने नहीं करी, तो क्या होगा, हमारे पास नोटिस आएगा 15 डेज़ के अंदर। अगर हम उसे सही नहीं करते तो वो जो हमने रिटर्न भरी है वो ऐसा माना जाएगा कि एसएससी ने रिटर्न ही नहीं भरी है, ठीक है। और अगर हमने भर दिया है तो वो वैलिड मान ली जाएगी। और असेसिंग ऑफिसर इन 15 डेज़ के टाइम को बढ़ा भी सकता है अगर उसको लगता है कि टाइम बढ़ाने चढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम, की एग्जेम्पशन भी दी जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को या किसी वर्ग को निर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए उनको ये भी एग्जेम्पशन दे सकती है कि वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरने से छूट भी दे सकती है, ठीक है। इनको छूट नहीं दी जाएगी। आय की विवरणी दाखिल करने की छूट उपलब्ध नहीं होगी। जहां संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए आय विवरणी दाखिल करना के लिए अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी बंदे को पहले से एग्जामिशन दे रखी है, अगर उसके पास डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया है कि आप रिटर्न भरो, तो उसको रिटर्न भरनी होगी, ठीक है। उसके लिए मैंडेटरी होगी। तो आपको पता होगा मैंडेटरी किन किन के लिए होगी रिटर्न भरना, जिस एसएससी का 1 लाख रुपए से ज़्यादा बिल आया है बिजली का, या उसने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे अपनी इंडियन डोमेस्टिक बैंक में जमा कर रखे हैं, और अगर उसने 2 लाख रुपए से ज़्यादा विदेशी यात्रा पर खर्च कर रखे हैं, तो वो क्या होती है, उनके लिए रिटर्न भरनी मैंडेटरी होती है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम्पशन दे रखी तब भी उसे क्या होगी, मैंडेटरी होगी, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, मैंडेटरी किन के लिए होगी, 1 लाख रुपए से ज़्यादा जिस व्यक्ति का बिजली का बिल आया है, या 2 लाख रुपए से ज़्यादा उसने विदेशी यात्रा पर खर्च किया है, या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा उसने किसी अपनी इंडियन डोमेस्टिक बैंक में जमा कर रखा है, ठीक है। तो उसके लिए रिटर्न भरनी मैंडेटरी होती है। रिटर्न वाले चैप्टर में आएगा। क्या है अगला नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ द बोर्ड टू डिस्पेंस विद फर्निशिंग डॉक्यूमेंट्स विद द रिटर्न, कि अगर बोर्ड चाहे तो ये रूल बना सकता है या फिर वो किसी पर्सन को ये कह सकता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स या स्टेटमेंट लगाने से वो छूट दे सकता है किसी बंदों को। अगर बाद में जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो मांगती हैं उन डॉक्यूमेंट्स को, टैक्स को असेसमेंट करते इस टाइम, तो वो उनको दिखाने होंगे, ठीक है। एक तरफ हम क्या कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्पशन भी दे सकता है कि किन्हीं बंदों को, ठीक है, कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट और जो रिसिप्ट है या सर्टिफिकेट को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ना लगाएं, और फिर अगर बाद में अगर जो अथॉरिटीज़ हैं टैक्स कैलकुलेट करते टाइम अगर वो मांगती है तो उन्हें जो एसएससी उसको दिखाने होंगे। अगला पॉइंट है स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स। अगला नेक्स्ट पॉइंट है स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ इनकम थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स। अब ये क्या कहते हैं इस पॉइंट में, क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमें रिटर्न भरनी नहीं आती, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ बंदों को ऑथराइज करता है, ठीक है, कि वो आपके बिहाफ पर आपकी रिटर्न भर सकते हैं, ठीक है। तो जब वो रिटर्न भरता है तो उस पर वो अपने सिग्नेचर भी करेगा कि हाँ ये रिटर्न मैंने भरी है, ठीक है। पर कंपनी एक ऐसा पर्सन होता है जिसको अकाउंट ऑडिट कराने होते हैं और खुद ही वो अपनी रिटर्न भरता है और हर रिटर्न पर वो अपने सिग्नेचर करता है, ठीक है।